ठीक है, पहला था व्हाट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट में, सिंपल सा था, है ना। इसके बाद सेकंड जो हमारा क्वेश्चन आया था, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब, है ना, सिंपल सी बात है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को ऑपरेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लांट्स, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पे प्लांट्स नहीं होता और कुछ होता, तो फिर आप किस ऑप्शन को चुनते सेकेंडरी में। फंगी, है ना, लॉयन नहीं कह देना, अपना खाना खुद बनाता है। हाँ, जब प्लांट्स है तो आप फंगी नहीं बिल्कुल लगाना, है ना। वो अधिकतर क्योंकि करते किससे, सेप्रोफाइट्स होते हैं। मरे हुए जानवरों से खाना लेने की प्रक्रिया कहलाती है सेप्रोफाइटिक। तो वो कौन करते हैं, फंगाई करेंगे। एल्गी होता है, एल्गी अपना प्लांट है। जो सबसे पहला अपन लोग ने प्लांट किंगडम पढ़ा था, सबसे पहला कौन सा होता, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का जो सबसे पहला वो होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसी प्लांट का, वो क्या होता है, एल्गी होता है। मतलब जिसमें ना आप उसकी रूट बता सकते हैं, ना स्टेम, ना लीव्स, ये होता है, ठीक है। इसके बाद अगला था विच पिगमेंट इस, किस में, पढ़ लें यार देखो, ठीक है। विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग लाइट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण लाइट कैप्चर होती है। एक एक क्यों होगा, सिर्फ कैप्चर जो अपने करते हैं वो कौन से होते हैं, क्लोरोफिल। हमने पढ़ा था कि प्लांट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण लाइट कैप्चर होती है, तो दैट इज नोन एज क्लोरोफिल। ये चीज़ है। कार्टिनोइड होता है, ये क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ना कि उसको क्या करता है, कैप्चरिंग करता है, दोनों में अंतर होता है। जेंथोफाइल अलग चीज़ होती है, जेंथोफाइल होते हैं जो रॉक्स वगैरह में पाए जाते हैं, वो उससे रिलेटेड ही नहीं है। वो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए दिए थे। हमेशा कोई नया टर्म देखे मतलब वो नहीं कि ये आंसर हो। ठीक, रोल प्ले करते हैं, लेकिन वही है ना कि अगर दो ऑप्शंस आएंगे तो आप प्राइमरी में किसको रखोगे, तो उसमें आ जाता क्या, क्लोरोफिल। सिंपल से सोचो, हम लोग हमेशा से जो प्रोसेस पढ़ते आते हैं फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो लाइट को कैप्चर करता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। अगर इसकी जगह हमने वही, जैसे ऊपर का ऑप्शन था ना, हमने कहा था ना, अगर प्लांट की जगह प्लांट नहीं होता और कुछ होता तो आपका आंसर फंजाई हो जाता। इसी प्रकार इसमें अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो आपका कैरोटेनॉइड हो जाता। ये ऑप्शंस इसीलिए सिर्फ डाले गए हैं ताकि आप प्रेफरेंस दे पाओ कि प्रायोरिटी किसको रखोगे। क्लियर हो, प्रोटेक्शन होता, मतलब उसका प्राइमरी फंक्शन नहीं, वो हेल्प करता है उसमें कैप्चरिंग में। इसका लेकिन प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि लाइट को कैप्चर करना। अब क्लियर हुआ। हमेशा ऑप्शंस में ये देखना कि सबसे ज्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तीसरा जो जा रहा है, फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ रुबिस्को इन फोटोसिंथेसिस। कार्बन फिक्सेशन, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। रुबिस्को क्या होता है, एंजाइम, है ना। कभी ये भी पूछ ले जाए कि रुबिस्को क्या है, इट्स अ मिनरल एंजाइम या एनी केमिकल कंपाउंड, तो इट्स एन एंजाइम, ठीक है। अगला आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, ये अकेले घूमता रहता अपना, सबसे फ्री। इसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स, ये बताओ। गैसेस एक्सचेंज, है ना। किसी ने ये तो नहीं लिख दिया प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा का काम क्या होता, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है प्लांट्स में। इसके बाद है विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो, है ना। सेप्रोफाइट्स का क्या हो जाएगा, जो डेड और डिकेइंग मैटर से खाने को लेते हैं, ऐसे सभी जीव जो किसी मरे हुए जीव से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो क्या कहलाएंगे, सेप्रोफाइट्स। पैरासाइट्स क्या कहलाएंगे, कोई एक बताओ, दिव्या।
समझाओगे कैसे आज तक? बॉडी के अंदर सरवाइव करेंगे वही कहलाएंगे पैरासाइट। हमने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि किसी पेड़ पे अमरबेल चढ़ जाती है, वो क्या करता है, बाहर से चढ़ी रहती है, उसकी खुद की रूट्स नहीं रहती है, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स किससे लेती, पूरा पेड़ से लेती है, और तब तक लेती है जब तक पेड़ पूरा ना सूख जाए। वह अपने आप को मतलब अच्छी रखी रहती। पेड़ अगर अपना पोषण बनाता रहता तो दोनों एक साथ पोषित होते रहते, मतलब वो खुद का फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी, इतनी आलसी होती है, ठीक है। तो पैरासाइट्स क्या कहते हैं कि ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी जीव को बिना मारे उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे जीव को बिना मारे उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, ये पैरासाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगर मार के लिया तो क्या कहलाएगा, मरे हुए से लिया, मार के लिया तो फिर अपन होलोसोइक में आ जाएंगे, ठीक है, या कार्निवोरस में आ जाएंगे। तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना किसका, लीच का या अमरबेल का, ठीक है। अगला है इन अमीबा द प्रोसेस ऑफ सराउंडिंग इनगल्फिंग फूड इज कॉल्ड। अमीबा में जो वो खाने को चारों तरफ से घेर लेता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये क्लियर है ना। जैसे हमारी बॉडी जो खाना लेती है इसको हम इंजेशन कहते हैं, इसके में इंजेशन ना कहेंगे, क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। इसके बाद विच न्यूट्रिएंट, इंजेक्शन प्रोसेस है, लेकिन अपन कहते हैं ना कि जैसे कोरोजन और रस्टिंग होता है ना। कोरोजन मतलब क्या होता, बताओ। कोरोजन और रस्टिंग में क्या अंतर है, दोनों का मतलब जंग लगना होती है, ठीक है। हम वही चीज तुम्हारी वाली चीज को समझा रहे हैं। कोरोजन और रस्टिंग में क्या होते हैं, नहीं दोनों नेचुरल प्रोसेस है। रस्टिंग हमेशा आयरन की कहलाती है, कोरोजन नॉर्मल जनरल टर्म है। कोई भी मेटल अगर खराब होता है तो उसको हम कोरोजन कहते हैं, कोरोड हो गया वो, ठीक है। लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी आयरन के लिए अगर हम वो कहेंगे वो कोरोड हो गया तो उसको हम क्या कहेंगे, रस्टिंग। अगर कहीं रस्टिंग हो गई तो समझ लेना वो किसके बारे में बात कर रहा है, आयरन के बारे में बात कर रहा है। सेम चीज यहाँ पे कह रहे हैं हम कि इंजेक्शन प्रोसेस है ये, लेकिन अमीबा जिस प्रोसेस से इसको अंदर लेता है, खाने को इनटेक करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। ये चीज है तो इट्स अ पार्ट ऑफ इंजेक्शन, लेकिन उसकी प्रक्रिया को हमने नाम बता दिया, क्योंकि हम लोग जैसे खाना खाते हो डायरेक्टली माउथ से लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं करता, पहले उसको घेरेगा फिर उसको अंदर रखेगा, ये है, ठीक है। हो गया क्लियर लक्ष्मी, ठीक है। विच न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय प्लांट्स एंड इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल है ना, कि ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या रहता है प्लांट्स के लिए, नाइट्रोजन। अगर सोचो फोटोसिंथेसिस में नाइट्रोजन जुड़ जाए तो कितना अच्छा, लेकिन उसको अलग से लेना पड़ती है नाइट्रोजन, ठीक है। विच मसल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलेंट्री बॉडी मूवमेंट, स्ट्रेटेड की स्मूथ, ठीक है। इसको और क्या क्या, स्केलेटल मसल को ही कहते हैं स्ट्रेटेड मसल, ठीक है। वाह, खुद समझते ना, एलिमिनेट कर लेते। कार्डिक मसल पाई जाती कहां पे, हमारे हार्ट में। हमारा दिल जिस मसल से बना होता है उसको क्या कहते हैं, कार्डिक मसल। एडिपोज टिश्यू ये क्या है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू। हमारी बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है उसको क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। स्मूथ मसल कहां पाई जाएगी, जो नॉन वॉलेंट्री वर्क करवाते, जैसे हमारा डाइजेशन, हार्ट रेट चल रही, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सब किस में आ जाएगी, स्मूथ में। और फिर बचा क्या ऑप्शन, ये वाला, ऐसे लगाया करो। कभी जब आंसर एग्जैक्टली नहीं पता रहे तो हमेशा एलिमिनेशन यूज किया करो, कि तीन और ऑप्शन देखा करो जो हो ही नहीं सकते, क्लियर। फिर है व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन, मसल से बोन को जोड़ने वाला टेंडन, ठीक है। और बोन टू बोन जोड़ने वाला लिगामेंट, ठीक है। ये चीज याद रखना, मसल्स से बोन जोड़ेगा कौन सा, टेंडन, और बोन टू बोन लिगामेंट। किस प्रकार के टिश्यू है ये, कनेक्टिव टिश्यू, बढ़िया।
इसके बाद जो अगला है, विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द हार्ट, जो अभी आपने देखा था, ये सीधा हो जाएगा आंसर इसका, क्या, कार्डिक मसल्स। ठीक है, सिंपल है। फिर इसके बाद है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड इन द बॉडी, ऑल ऑफ द अबव नहीं हाँ ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये करता है ना, ये कौन सा पार्ट करता है ब्लड का, ये बताओ। अच्छा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कौन से पार्ट करते हैं, ऑक्सीजन को कौन करेगा, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को, बहुत बढ़िया, आरबीसी इसको करेगा, इसको कौन करेगा, प्लाज्मा। इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ये कंबाइन रहता है इसका पूरे ब्लड का, अगर फंक्शन करते तो हम कहते हैं रेगुलेट करता है बॉडी के टेम्परेचर को। फिर है रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, ये कौन सा करता, आरबीसी, सीरियसली। अच्छा, हमने जब प्लेटलेट वो डब्ल्यूबीसी पढ़े थे, उसमें एक टाइप होता है एग्रेनुलोसाइट्स, उसमें पढ़ा था कि जो हमारे बॉडी के डेड सेल्स होते हैं उसको वो बाहर करता है। तो इसमें हमारे दो आंसर आएंगे, एक आएगा प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी। ठीक है, इसलिए बता दिया कि अगली बार जो टेस्ट देंगे उसमें घुमा के देंगे, इस बार तो सिंपल सिंपल दिया है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर है व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, कितनी होती है, 20 to 120 डेज। 2 से 4 दिन किसकी होती है, डब्ल्यूबीसी की, और 3 से 5 दिन प्लेटलेट्स। प्लाज्मा तो रहता है, उसको नहीं दिक्कत। ठीक है, याद रखना आरबीसी कितनी रहती, 20 to 120। ठीक है, 2 से 4 होती है डब्ल्यूबीसी की, और 3 से 5 होती है प्लेटलेट्स की। Which blood vessel carries oxygenated blood from the heart to the body? आर्टरीज, है ना। हमने कहा था कि हार्ट से कुछ भी निकले उसको कैरी कौन करेगा, आर्टरीज करेगा, है ना। क्वेश्चन तब हो जाता अलग जब हम इसमें पल्मोनरी आर्टरी या एरोटा जोड़ देते, तब टफ हो जाता। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने पढ़ा हो तो कर लोगे, लेकिन ऑप्शन को ऐसे घुमाया जाता है। अभी तो सिंपल दे दिया कि हार्ट से ब्लड जो निकलता है बॉडी के लिए वो किससे निकलता है, किससे निकलेगा, आर्टरी से। आर्टरी मतलब मोटर ट्यूब, ऐसे याद रखना। ठीक है, वेन्स मतलब पतले पतले ट्यूब्स, भूलना मत बस। ठीक है, इसके बाद है अगला, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग। और क्या इसमें मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है, और कौन सा विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स के साथ क्या मदद करता है, विटामिन के। जो तुम लोग को टेस्ट पेपर दिया जाता है ना, उसी में लिखते जाया करो। विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, बताओ इसको। पक्का, ठीक है, इसका हो जाएगा कैपिलरीज। क्या बोला इसमें कि ऐसी कौन सी ब्लड वेसल होगी जो एक्सचेंज करेगी गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को, किस किस के बीच में, ब्लड और टिश्यू के बीच में, दैट इज कैपिलरीज। ये चैनल की तरह काम करती है। हमारी बॉडी में आर्टरीज भी पाई जाएंगी और वेन्स भी पाई जाएंगी, इनके बीच में जो चैनल का काम करेगी, इनको लिंक करने का, वो कौन करेगी, कैपिलरीज। ठीक है, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड। ब्लड एकमात्र ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो कैसा पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ब्लड इज ओनली अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा बनता है कि ब्लड क्या है, इट्स अ सेल, इट्स अ प्रोटीन, इट्स अ एंजाइम और इट्स अ टिश्यू। तो आपका क्या आ जाएगा, टिश्यू। दूसरा बनता है, आपको चारों टिश्यू के नाम दे देंगे, नर्वस, एपिथेलियल, मस्कुलर और कनेक्टिव। तो ब्लड इसमें से किस प्रकार का टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला है फिर विच नर्वस टिश्यू कंपोनेंट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। चलो पढ़ा तो है तुम लोगों ने, ये तो नहीं लगाया कोई न्यूरोजिलिया, ठीक है ना। तो सबसे छोटी जो यूनिट होती है मतलब अपने ब्रेन की, वो क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। और नेफ्रॉन किसकी होती है, किडनी की।
विच प्रोटीन फाउंड इन आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलो ये तो पता है। अब ये बताओ जो हीमोग्लोबिन होता है ये किस प्रकार का प्रोटीन है? तीन पार्ट बताए थे प्रोटीन के। चलो और सिंपल कर रहे हैं। सिंपल प्रोटीन, फिर दूसरा था कंजुगेट प्रोटीन, तीसरा था डेराइव्ड प्रोटीन। कंजुगेट प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के साथ साथ कोई नॉन प्रोटीन मटेरियल भी ऐड हो। तो इसमें क्या था, हीमो मतलब क्या, आयरन, है ना, और ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, तो हीमोग्लोबिन हो गया। क्लियर? फाइब्रोजिन किस में आता? अगर हम यहाँ पे पूछते क्या कि क्लॉटिंग में कौन सा प्रोटीन काम करता है तो क्या आ जाएगा, फाइब्रोजिन। इसके बाद है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ दिस सेरिबेलम। पहली बात ये बताओ तुम लोग कि सेरिबेलम पाया कहाँ जाता, ब्रेन में किस पार्ट में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन या हिंड ब्रेन? मिड ब्रेन कितने लोग हैं? हिंड ब्रेन कितने हैं? है ब्रेन में कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे ब्रेन के सबसे पीछे वाले पार्ट में पाया जाता है। कौन सा? सेरिबेलम, पहली चीज। फिर दूसरा इसमें क्या बताया गया कि ये करेगा क्या, बॉडी के पोस्चर को बैलेंस करेगा। हमने कहा था कि अगर कोई शराब पी लेता है तो वो लड़खड़ाने लगता है, किस कारण? क्योंकि उसका सेरिबेलम डीएक्टिवेट हो जाता है उस समय, जिस कारण वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रख पाता। वो चाहता भी खड़े होना तो नहीं खड़ा हो पाता, किस कारण? सेरिबेलम के कारण। कुछ लोगों की हो जाती डोज अच्छी, बोलते नहीं हमें कुछ नहीं दिक्कत है। मतलब जो पोस्टमार्टम करने जाते हैं ना डॉक्टर्स, लिटरली थोड़ा सा वो लोग पी के जाते हैं अल्कोहल, क्योंकि उस समय पूरा उनको चीर फाड़ करनी है, एकदम से घबरा उल्टी वगैरह ना आ जाए, तो दिमाग को थोड़ा सा सुन्न करना पड़ता है। तो बहुत से डॉक्टर ड्रिंक करके जाते हैं उससे पहले। मतलब ड्रिंक करके जा रहे तो सही आंसर कैसे बताओगे क्या दिक्कत है? वो ऑपरेशन कर रहा था, वो चीर फाड़ भी नहीं कर रहा था। ठीक है, इसके बाद है विच पार्ट ऑफ ब्रेन रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड इमोशन। ये आज का क्वेश्चन था, मैं पता भी नहीं था कि ये वाला है, यही पूछा था आज। किसी ने दिमाग लगाया होगा तो मेंस का आंसर इसी से लिखा होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात कि हाइपोथैलेमस होता। देखो इकोनॉमिक्स के नहीं बताया सर ने, चलो हम समझा दे रहे जितने बन रहे ठीक है, तो बाकी फिर मैम क्लास में बताएंगे। कौन से क्वेश्चन से था? 38 से था ना, ठीक है, देखते जाना इसमें। In the context of the Indian economy, which of the following is are the purpose of statutory reserve requirements? ठीक है, statutory reserve requirements की आवश्यकता क्या क्या थी? To enable the central bank to, अच्छा तुम लोग को आंसर पहले से पता चल गया है ना, ठीक है। क्या है? To enable the central bank to control the amount of advances the bank can create, बिल्कुल यही होगा इसका, और भी पढ़ लें। टू मेक द पीपल डिपॉजिट विद बैंक से मतलब ही नहीं लोगों से। टू प्रिवेंट द कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव प्रॉफिट, ये भी नहीं होगा। टू फोर्स बैंक टू सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट, ये भी नहीं होगा क्योंकि वो रखता। ए इसमें क्या बताया गया, क्वेश्चन समझो क्या कहा इन्होंने, स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, आपको अपने पास स्टेचुरी रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। बैंकों के ऊपर एक वो रहती है, ठीक है, ऑब्लिगेशन कि आपको इतना रिजर्व बना के रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा जाता? टू इनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट एडवांसेस द बैंक कैन क्रिएट। जो बैंक किसी को लोन देते हैं ना, एकदम से पता चले कि वो लोन देने में असमर्थ हो गया, एनपीओ हो गया, तो ऐसे समय जिन्होंने पैसा बैंक में रखा है उनके पैसे को रिस्क ना हो जाए, इसलिए बैंक उनसे कहते हैं कि आपको एक स्टेचुरी रिजर्व रिक्वायरमेंट बना के रखना चाहिए। ये चीज थी, उसको इनसे मतलब नहीं। देखो दूसरा ऑप्शन क्या दिया, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, ये कभी उसका पर्पस नहीं होता, है ना। फिर है कि कमर्शियल बैंक को प्रॉफिट बनाने से रोकना, बैंकों को इससे कुछ मतलब नहीं, सेंट्रल बैंक को।
फिर लास्ट था टू फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। वो दिन में कितने पैसे खर्च कर रहा है इसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करते। आरबीआई का काम सिर्फ ये है कि आप जितना अमाउंट वो एडवांस दे रहे हो, एडवांस मतलब लोन में दे रहे हो, अगर वो गलती से आपका क्या हो जाए, एनपीए हो जाए, तो जिन लोगों का पैसा आपके बैंक में जमा हो उनको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम क्या बनवाते हैं, स्टेचुअरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्लियर हुई बात? होता कैसे है? एनपीए कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तुमने लोन लिया, अब बोला हमें नहीं चुकाना, तो अगर कोई व्यक्ति अपना लोन 90 डेज तक नहीं चुका पाता हो जो उसको डेट दी गई, तो उसको हम एनपीए कह देते हैं। जो तुम लोगों ने नाम सुना होगा विजय माल्या, कभी ना कभी सुना होगा, किंगफिशर का, जिसकी आरसीबी टीम है, ठीक है, तो वो बैंक से ले गया 8,000 करोड़ रुपए, अभी लंदन में रह रहा है, बढ़िया। तो लंदन का वो कानून ऐसा है कि वो उनको पूरे वो देता है, प्रोटेक्शन देता है कि आप पहले हमारे यहाँ वो लड़ो, कोर्ट केस लड़ो, सिर्फ वहां से यहाँ लाने में, इंडिया लाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए जितने फ्रॉड करते लोग सब लंदन भाग जाते हैं, क्योंकि वहां का कानून थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। एक नाम सुना होगा नीरव मोदी, उसने 15,000 करोड़ का किया। अरे सब, अब सोचो, ये कहते एक बैंक वाले होते किसान को पैसे देने में, वो बेचारे 1-1, 2-2 लाख का लेते लोन तो दिक्कत करते हैं, या 8-8 हजार करोड़ रुपए ऐसे दे देते, ये चीज होती है। फिर अगला क्या है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज इन एन इकोनॉमी, अगर किसी इकोनॉमी में से हम इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दें, क्या होगा, डिक्रीज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, कंजप्शन कम होगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये गलत हो गया। इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, अब तुमने इंटरेस्ट रेट ही कम कर दिया तो टैक्स कैसे बढ़ेगा, है ना। पहले जब हमें 20 रुपए मिल रहे थे, अब हमने उस टैक्स को 15 कर दिया तो 15 रुपए मिलेंगे, तो ये भी गलत हो गया। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ये हो जाएगा, है ना, कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर था वो बढ़ जाएगा, कि इन्वेस्टमेंट में कितना हम एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे अभी के समय सबसे ज्यादा गवर्नमेंट किस में खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। 10 लाख करोड़ रुपए का सिर्फ बजट निकाला गया इसके लिए, 10 लाख करोड़, ठीक है, पूरे भारत में बनानी सड़कें। इंक्रीज द टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी, सेविंग नहीं बढ़ाएगा बल्कि लोग खर्च करना शुरू कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सी वाला है, ये ऑप्शन काट देना है ना। नेक्स्ट इज what is when the Reserve Bank of India reduces its statutory liquidity ratio by 50 basis point, अगर उन्होंने SLR को कम कर दिया, सिंपल भाषा में, which following is likely to happen, क्या होगा, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी, बिल्कुल नहीं, ऐसा होता तो हम सबसे पहले कर देते। समझ रहे एसएलआर क्या कहलाता, पहले ये बताओ। एक बताओ कोई, लक्ष्मी। ठीक है, ये बैंक को रखना पड़ता कि आरबीआई के पास रख को खुद अपने पास रखना पड़ता, बढ़िया, है ना। एक प्रकार का वो बना देते कि आपको इतने परसेंट अपने पास अपना पैसा रखना है, जिसको किसी काम में नहीं लेना, सिर्फ रखना है अपने पास, वो क्या कहलाता है, एसएलआर, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्ट्रेचुरी मतलब अपने पास रखना है, लिक्विडिटी मतलब किस फॉर्म में रखना है, लिक्विडिटी के रूप में रखना है, कैश नहीं, कैश के साथ साथ गोल्ड, जो भी चीज तुरंत मोनेटाइज हो जाए उसके रूप में रखना, कैश भी होता है गोल्ड भी होता है, ठीक है। और रेशियो मतलब कितने प्रपोर्शन में रखना है, ये रहता है, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू कंट्री, उनको एसएलआर से क्या मतलब, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, ये सही होगा, क्योंकि जब बैंक के पास ज्यादा पैसा होगा देने के लिए तो वो क्या करेगा, अपनी लैंडिंग रेट्स को कम कर देगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे पैसा ले पाए, ठीक है। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस लिक्विडिटी, ये कुछ नहीं है इसका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस चीज के लिए आई थी, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में लाने के लिए। अभी जैसे समझो ये फुल्की वाला लगता है, फुल्की वाला दिन में 1,000 रुपए कमा लेता है, ठीक है, लेकिन उससे टैक्स मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ उसको सिक्योरिटी भी नहीं है कि बाद में वो अपना ठेला बंद कर दे तो सरकार उसको पेंशन देगी,
ऐसा भी नहीं है ना। इसीलिए इस प्रकार की वो चल रही योजनाएं कि हम उनको ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में लाएं, ताकि जो अपनी दुकान वगैरह चलाते कुछ भी चलाते हैं उनको फॉर्मल हम बना सके। तो उनको फॉर्मल बनाने के लिए पैसा खर्च होगा उनके ऊपर, तो इसमें क्या होता है, मुद्रा योजना में उन्हीं लोगों को लोन दिया जाता है। और एक खास बात है, ये हमेशा किस में दिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में। ऐसे सभी लोग जो इंटरप्रेनर तो हैं लेकिन वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो उनको इसमें लोन मिल जाएगा। इसके बाद है फंडिंग द वॉलंटरी, छोड़ो, नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर क्या कहलाता, बताओ। इश्यू करती है, बहुत बढ़िया। जो करेंसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं, लीगल टेंडर। बस जिसको इसकी डेफिनेशन पता है लीगल टेंडर, वो कर देगा। द मनी विच स्टैंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये कोर्ट ऑफ लॉ तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये वाला अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स। जो हम कहते हैं ना, नोट पे कभी पढ़ना, मैं धारक को इतने रुपए अदायगी की करता हूं, कुछ लिखा रहता है हिंदी में, ठीक है। पढ़ो फिर तीसरा पढ़ो, द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक, ड्राफ्ट, बिल। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको हम मना भी कर सकते कि हमको इस रूप में नहीं चाहिए, हमको कैश के रूप में चाहिए जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। द मेटेलिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ द कंट्री। मेटेलिक मनी जो सर्कुलेशन में हो, जरूरी नहीं है हम पेपर करेंसी चलाते हैं, फिर गलत हो जाएगा कि नहीं, इसीलिए। अब ऑप्शन बी पढ़ो, समझा नहीं था इसको, पढ़ो फिर से क्या लिखा, द मनी विच आर क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। ऐसी मनी जिसको कोई क्रेडिटर, अगर हमने किसी को वो दिया है, कर्ज दिया है ना, और कोई हमको भुगतान कर रहा है, तो हम जो जिस रूप में वो हमें भुगतान कर रहा है, उसमें उसको मना नहीं कर पाए, मतलब वो हमें जिस रूप में पैसा दे रहा है हम वो लेने से मना नहीं कर पाए, ऐसी मनी को हम क्या कहेंगे, लीगल मनी या लीगल टेंडर कहेंगे। क्लियर, सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट इशू करेगी मनी उसको हम क्या कहेंगे, लीगल टेंडर, और उसी भाषा को इसमें ही लिखा गया है। क्लियर। अब तुम लोग एक काम और सीखना कि हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ा करो, सही आंसर पता वो बात ठीक है, उसके बाद तीन ऑप्शन और पढ़ा करो, ये देखा करो कि ये ऑप्शन क्यों सही नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बहुत काम करेगा और इससे प्रैक्टिस होगी, क्योंकि बहुत बार तुम लोग को ऐसे आंसर्स मिलेंगे, क्वेश्चन आएंगे कि तुम्हें आंसर चारों का नहीं पता होगा, लेकिन अगर तुमने एलिमिनेशन सीख लिया होगा ना तो तुम सही आंसर लगा लोगे, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आरबीआई मैनेजेस एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी बट नॉट द स्टेट सिक्योरिटी। सही है कि गलत। आरबीआई जो रहता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी देखता है, स्टेट की नहीं देखता है, बताओ। देखता है। ट्रेजरी बिल इशू कौन करता है, हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना कि, एंड देयर नो ट्रेजरी इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा ऑप्शन वाले ही वाले, ट्रेजरी बिल ऑफर इशूड एट द डिस्काउंट फ्रॉम द पर वैल्यू, ठीक है, वो हमेशा डिस्काउंट में दिए जाते टी बिल्स, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सेकंड एंड, फर्स्ट वाला आरबीआई इशू मैनेजेस सही होगा, बट नॉट द स्टेट गवर्नमेंट, सही तो है। अच्छा नॉट लिखा तो है, ठीक है, हटा दो, कहाँ गया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। ये बताओ जो बॉन्ड मार्केट होता है वो प्राइमरी मार्केट होता है कि सेकेंडरी मार्केट। शेयर मार्केट जो होता उसको हम किस मार्केट में रखेंगे, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी सेक्टर अलग होता, प्राइमरी मार्केट अलग होता। अब ये कंसेप्ट हुआ है यहाँ पर, चलो पहले हो जाने तो फिर बताएंगे, है ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत मेन रहता, सी ए आर, कार का फुल फॉर्म क्या होता है, सीधे सीधे तो ये क्वेश्चन आ जाता, is the amount that bank have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that bank incur if the account holders fails to repay dues।
ये क्या होता है कार कि इतनी वैल्यू बैंक को बना के रखना पड़ती है। क्यों कि अगर कोई जिसने लोन लिया वो अगर लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए तो बैंक एकदम से कोलैप्स नहीं हो जाए, इसलिए कहलाता क्या, कार। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और ये सभी बैंक अपने हिसाब से तय नहीं करते, आरबीआई तय करता है। और आरबीआई को कौन कहता, इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट, जिसको कहते हैं बीआईएस। बीआईएस ऑर्डर देता आरबीआई को, आरबीआई देता है अपने आके बैंक्स को। ठीक है, ये क्या बताता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस जब आ जाए तो आप अपने आप को कितना स्टेबल रख पाओगे। इसीलिए क्या आवश्यक पड़ती है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की। इसमें क्या क्या आएगा, पहला तो पहला दे दिया कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा है कार इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, बिल्कुल गलत। ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करेगा। ठीक है, कार क्या होता है, ये समझ लो कि ऐसा अमाउंट होता है जो बैंकों को अपना डिपॉजिट करके मेंटेन करके रखना जरूरी होता है कि इन केस अगर उनका बैंक एकदम से फाइनेंशियल लॉस में आ जाए तो वो अपने आप को स्टेबल कर पाए। ठीक है, अगर कोई बैंक कहते हैं हम बंद हो रहे हैं तो जिन्होंने डिपॉजिट किया लोन भी नहीं लिया उनका पैसा तो डूब जाएगा, ये चीज होता है। 45th में इफ यू विदड्रॉ 1 लाख रुपीज, कितने 1 लाख है ना, इन कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से निकाल लिए बैंक के, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, क्या होगा इसका आंसर और क्यों होगा आंसर, रिड्यूस होगा, इंक्रीज होगी, इंक्रीज 1 लाख से ज्यादा कि कुछ नहीं, है ना, इट लीव टू लीव इट अनचेंज्ड, ऐसा क्यों लिखा, अब ये बताओ। पूरी इकोनॉमी, गलत। अच्छा वो पूछ लिया, और कोई बताओ इसका मतलब। एग्जैक्टली exactly. पैसे निकालो, हम एक इंसान ने पैसा निकाला लेकिन वो पैसा कहाँ खर्च करेगा, इकोनॉमी में खर्च करेगा। मतलब पैसा तो सर्कुलेशन में है, उसके अकाउंट से निकला है वो तो पैसा, लेकिन वो पैसा अभी भी कहाँ पे है, इकोनॉमी में है। समझ रही हो बात, तुमने कह रही हो कि एक ने निकाला इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा वो नहीं है। क्या होगा कि जो वो पैसा निकाल रहा वो अभी भी सर्कुलेशन में, कहाँ पे, इकोनॉमी में। इसलिए क्या लिखा, एग्रीगेट मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी, है ना, तो वो उसी में यूटिलाइज होता रहेगा। कैश, अब कैश ने अपना फॉर्म बस चेंज कर लेगा। क्लियर हुआ, ठीक है। इनने कहा कि डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से हमने 1 लाख रुपए निकाले, ठीक है। अब ये बताओ कि इस कारण हमारे जो एग्रीगेट मनी सप्लाई होती, मनी सप्लाई मतलब जो सर्कुलेशन में मनी चलती इकोनॉमी में, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने पैसा निकाला, अब उस पैसे को हम खर्च करेंगे तो रहा तो वो इकोनॉमी के अंदर ही है, बस उसने फॉर्म चेंज कर दिया, अभी हमारे पास था अब किसी और के पास चला जाएगा, ये बस हुआ। तो ये पूछा कि इकोनॉमी में क्या चेंज होगा, तो इसमें देयर इज नो चेंज इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ द आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सही है कि गलत, है ना। अभी कौन है हमारे के गवर्नर, हाँ, है ना, शक्तिकांत दास। Certain provision in the Constitution of India give the central government the right to issue direction to the RBI in public interest, सही है कि गलत, ये शब्द पढ़ो इसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में कहा गया है ही नहीं, है ना, तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। और आरबीआई पहले बन गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, 1934 के एक्ट से, है ना, तो ये वाला अपने आप गलत हो गया। तीसरा, द आरबीआई गवर्नर ड्रॉज हिज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, बिल्कुल सही है। एक्ट कब का था, 1934, 5 में बना था, अप्रैल 1 1935 को आरबीआई बना था, 1934 का एक्ट था और इसका नेशनलाइजेशन हुआ था 1949। तो तीनों डेट याद रखना, एक्ट कब का था 1934, है ना, एस्टेब्लिश कब हुआ 1935 और नेशनलाइज कब हुआ 1949। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 and 3। नेक्स्ट वन इज
Both FII and FDI and FII are related to investment in the country. Which of the following statement best represent an important difference between the two? FII helps bring better management skill technology and FDI brings only capital. गलत है, बल्कि FDI लाती है क्या? टेक्नोलॉजी. FDI FII में अंतर क्या है बताओ पहले. किसमें? FII में. FDI में क्या करते हैं? बढ़िया. ठीक है. अगर हम पूरे कंपनी बनाते हैं, मतलब फिजिकल एसेट कुछ क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एफडीआई. है ना. और सिर्फ हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या कहलाएगा? एफआईआई. एफडीआई हमेशा स्टेबल होगा किससे? एफआईआई से. तुम देखते हो कभी कभी न्यूज आता है कि स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे हो गया. क्यों? क्योंकि जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा एकदम से बाहर निकाल लेते हैं, इस कारण गिर जाता. वो तो भला हो आजकल ये ग्रो ऐप और जीरोधा चलने लगे, अप स्टॉक वगैरह, तो हमारे यहाँ हर भारतीय पैसा लगाना शुरू कर दे, भले ही वो 100 रुपए लगाए लेकिन लगाता जरूर है अब. तो इस कारण क्या हुआ कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकाल भी रहे बाहर और हमारे यहाँ के लगा रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल हो जाए. तो ये एक थ्योरी एक चलती है कि अगर हर इंडियन जितने 140 करोड़ रुपए, सभी इंडियन 10-10 रुपए भी सिर्फ लगाएंगे ना, जितने इंडियंस हैं बैंक में, तो अपनी सबसे टॉप की पहुंच जाएगी तुरंत एक ही दिन में शेयर मार्केट में. ये है. अब सोचो, सिर्फ अभी मुश्किल से 5 से 10% लोग होंगे, वो भी हमने ज्यादा कह दिए, कि जो शेयर मार्केट में लगाते हो. और अमेरिका वगैरह में 98%. ये अंतर हो गया. ठीक है. दूसरा क्या था ऑप्शन? एफआईआई हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, एफडीआई ओनली टारगेट्स स्पेसिफिक सेक्टर. बिल्कुल सही है. ये कैपिटल की अवेलेबिलिटी को करता है और ये सिर्फ स्पेसिफिक सेक्टर को टारगेट करता है. जैसे कहता है ना कि हमें एफडीआई मिली है एनर्जी सेक्टर में, हमें एफडीआई मिली है ऑटोमोबाइल्स में. ठीक है. तो ये रहता है एफडीआई का, कि आप नई चीज को लेके आ रहे हो. एक क्या है फिर? एफडीआई फ्लोज ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट, एफआईआई टारगेट्स प्राइमरी मार्केट. इसका उल्टा कर दोगे तो सही हो जाएगा. प्राइमरी मार्केट मतलब क्या? आपके बिजनेसेस वगैरह. तो अगर हम ये कहते हैं कि एफडीआई प्राइमरी मार्केट को करता तो सही होता, और एफआईआई किसको करता है? सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट मतलब जैसे आपके बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, वो सब किस में आ जाएगा? सेकेंडरी मार्केट में. क्लियर हुआ? इसके बाद है अगला, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम. ऑथराइजेशन कौन देता है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. अगर इन तीनों को दे दिया जाए तो सब अपने अपने उड़ा देंगे पैसे, है ना. इसलिए अपने यहाँ क्या है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, कि पावर किसी एक के हाथ में नहीं है, पूरी सबकी मिलीजुली सरकार है. ठीक है. द आरबीआई ऑफ इंडिया एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक. आरबीआई को क्या कहा जाता है? बैंकर्स का बैंक कहा जाता है. किस कारण? अदर बैंक रिटेन देयर डिपॉजिट विद द आरबीआई. सही है, पैसा रखते हैं. द आरबीआई लैंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक इन टाइम्स ऑफ नीड. आवश्यकता होती तब वो पैसा दे देता है. द आरबीआई एडवाइजेस द कमर्शियल बैंक ऑन मॉनेटरी मैटर्स. एडवाइस भी देता है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. क्लियर? ठीक है. लास्ट क्वेश्चन. ये क्या आ गया? अच्छा ऊपर है. विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी. एक क्वेश्चन गलत है पहली बात. ठीक है. देखो तुम लोगों को बता रहे कैसे. क्वेश्चन है, ऑप्शंस गलत है. विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉस्ट इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है उसका कारण क्या होता है? डिमांड पुल मतलब क्या? सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो. ठीक है. मार्केट में कोई ऐसी चीज आई है, रोलेक्स की घड़ी आई है, डिमांड उसकी क्यों प्राइस हमेशा ज्यादा होती? उसकी सप्लाई कम होती, डिमांड ज्यादा होती. क्लियर? ये समझो. तो रोलेक्स की घड़ी छोड़ो, यहाँ तुम सामान्य चीज की बात करें. जैसे समझो वैक्सीन. वैक्सीन जब मार्केट में आई थी तो सप्लाई कम थी, डिमांड ज्यादा थी, तो किसी भी दाम में बिक रही थी, है ना. वही चीज है. तो हम डिमांड पर इन्फ्लेशन कब होता है, इनने ये पूछा है. एक्सपेशनरी पॉलिसीज.
एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहलाती है ऐसी नीतियां गवर्नमेंट की जिसमें वो पैसा खूब खर्च करती है। जब सरकार मार्केट में खूब सारा पैसा डालेगी तो क्या होगा, लोगों की जेब में पैसा आएगा, हाथ में पैसा आएगा। अब वो पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे। जब वो पैसे को खर्च करना शुरू करेंगे तो किसी भी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये ऑप्शन सही हो गया। फिस्कल स्टिमुलस, जब मंदी का दौर आता, जैसे कोविड के टाइम पे सबके धंधे बंद हो गए थे, सब बंद हो गया, अब एकदम से फिर से रोजगार शुरू करना, तो लोगों के हाथ में पैसा दिया था सरकार ने, स्वरोजगार योजना चला के, कि आप लोग 10-10 हजार रुपए सभी को दे दिए थे कि आप लोग अभी करो, जब पैसे आ जाएंगे हमें वापस कर देना। तो ये कहलाता फिस्कल स्टिमुलस, किसी को फाइनेंशियली मदद करना, है ना। तो इस चीज को भी क्या करेगा, ये डिमांड को बढ़ाएगा, पैसा आएगा लोगों के हाथ में, वो चीजों को खरीदेंगे। तीसरा है हायर परचेजिंग पावर, जब हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, खर्च भी ज्यादा करेंगे, तो हायर परचेसिंग पावर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या बढ़ाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को करेगा। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अगर हमारे पास जितना पैसा है उसको भी सरकार ने काट लिया ज्यादा टैक्स लगा के, तो अब हम खर्च भी कम करेंगे। समझ रहे हो ना बात, हमने क्या कहा कि जितना पैसा है उससे कम हम खर्च कर पा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहां होना चाहिए था 1 2, इसको ही कर लो 1 2 3, तो ऑप्शन 1 सही होगा। हाँ ठीक है, वो कर लो, हाँ ठीक, ये समझ गए तुम लोग। हाँ ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो जाएगा इसका। क्लियर हुआ। चलो 2 क्वेश्चन इसके और बस देख लो। एक तो तुम्हारा ये था, इसी में बता दो। क्वेश्चन क्या था, हाउ डज हाइपोथैलेमस रेगुलेट इसेंशियल बॉडी फंक्शन एंड व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ की पार्ट ऑफ द ब्रेन। आंसर तुम लोगों को पता है क्योंकि अभी एमसीक्यू में आया था, है ना, तब भी देख लो। लिखोगे कैसे, हाँ ये बताना था। आंसर राइटिंग जब भी करते हो तो तुम लोग पता है कैसे लिखते हो, जैसा हम बोर्ड पे लिखते हैं, हम बोर्ड पे समझाते हैं तो हम पूरी लैंग्वेज कभी नहीं लिखेंगे कि इट इज नोन एज दिस या ये। तुम लोगों से पूछा गया कि इसका आंसर लिखो, वो पूछा था वर्टिब्रेटा का, सबकी कॉपी चेक की, एक सिर्फ लक्ष्मी के में कॉपी अच्छी लगी है कि पर्टिकुलर ने प्रॉपर लैंग्वेज लिखी है। बाकी सब ने क्या लिखा कि इसके बारे में बता, रेप्टाइल, रेप्टाइल के बारे में, हैव स्किन, ठीक है, 4 चैम्बर हार्ट है, 3rd चैम्बर हार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, इस प्रकार से लिख दिया। मतलब आपका प्रॉपर सेंटेंस अरेंजमेंट नहीं है वहां पे। आपको कंटेंट के मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर ग्रामेटिकल मार्क्स जोड़े जाएं तो वो आपके कट जाएंगे। तो थोड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन के साथ आंसर दिया करो, है ना। यहाँ पे हम चार्ट में समझाते हैं माइंड मैपिंग के तौर पे, क्योंकि हमको ज्यादा कंटेंट देना पड़ता है। अगर आपका सेंटेंस सही नहीं होगा तो आपके मार्क्स कटेंगे, उसको लगेगा इसने तो नोट्स जैसे लिख दिए हैं। नोट्स और आंसर में ये अंतर होता है, ठीक है। अब जैसे हाइपोथैलेमस आया, दूसरी बात डेफिनेशन नहीं देते हो। एक में आता कि सेल डिवीजन क्या है, सेल डिवीजन के प्रकार बताए, तो सेल डिवीजन नहीं बताए सीधे, ये 2 प्रकार का होता है, माइटोसिस म्यूसिस। अब खुद समझते रहना सेल डिवीजन होता क्या है। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये नहीं कह रहे उसको पता नहीं होगा, बिल्कुल पता होगा, लेकिन ये समझो कि जो चेकर होता है ना वो बहुत ईगो वाला होता है, उसको अच्छा अच्छा हमें नहीं बता रहे। तो ये चीज होती है, हमेशा प्रॉपर डेफिनेशन दो, उसके बाद उसको शुरू करो। क्लियर हुआ। हाइपोथैलेमस होता क्या है, तो इसको डिफाइन कर देना क्या है। इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज फाउंड इन दी फोर ब्रेन, ठीक है, फोर ब्रेन में पाया जाता है ये पार्ट, ठीक है। दूसरी बात इसके बता देना कि ये किस किस चीज के लिए काम करता है, ये किसको रेगुलेट करता है। इट इज मेजरली नोन फॉर रेगुलेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पढ़ा था ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो रेगुलेट करता है वो कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस। और बाकी जितने ग्लैंड होते हैं उनको कौन रेगुलेट करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऐसा चलता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा इसको, पिट्यूटरी को, और पिट्यूटरी करेगा ऑल अदर ग्लैंड्स, ठीक है, ये रहता है। हाइपोथैलेमस बता दिया, फिर इसके बताना डेफिनेशन बता दे, इसके बाद अगला आएगा इसके फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में
सबसे पहला क्या होगा इसका फंक्शन? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। किस प्रकार से करता है? ये तो पता है कि रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर। तुम लोगों ने देखा जब हमको ठंडी लगती है तो हम कपकपी होने लगती है, शिवरिंग करने लगते हैं हम। वो शिवरिंग अपने आप होती है, अपन को ठंडी लग रही बहुत तेज तो शिवर करने लगती है बॉडी। ठीक है, वो ऐसा क्यों होता है? वो बॉडी हाइपोथैलेमस ऑर्डर करता है बॉडी को कि तुम शिवर करो। शिवर करने से क्या होता है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी क्या गर्म होना शुरू हो जाती है, और जो मसल्स होती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है। तो मतलब जो हमारी बॉडी में पहले से एनर्जी है वो तो कहीं नहीं जा रही है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो बनने लगती है। तो मतलब जो हमें शिवरिंग होती है उसको ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस। क्यों देगा? कि अगर टेम्परेचर बाहर का कम हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। इसी प्रकार हमें स्वेट आने लगता है, पसीना एकदम से। क्यों आने लगता है? जब बाहर हीट ज्यादा हो और हमारी बॉडी में भी हीट ज्यादा बनने लगी हो तो हम क्या करेंगे? स्वेट के द्वारा पसीने को बाहर को, हीट को बाहर निकालेंगे ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो जाए या फिर क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। तो स्वेट करना या शिवरिंग करना ये ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस। ये समझा रहे, क्लियर हुआ कि टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। सेकंड इज क्या करेगा? ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करता है या बिगाड़ देता है। ठीक है, जिसका हाइपोथैलेमस स्ट्रांग है वो इमोशन को अच्छे से कंट्रोल कर लेता है कि कब हमें गुस्सा करना है, कब हमें शांत रहना है ना? किसी को देख के कब अच्छा लगता है, किसी को देख के कब खराब लगता है, ये सब कौन देखता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है, सिर्फ ऐसे नहीं इमोशन लिख के आ गए, समझते रहो सर आप। तीसरा, हंगर एंड थर्स्ट। ठीक है, हमको जो भूख लगती है और प्यास लगती है ये कौन रेगुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस। ये बार बार ऐसा दिखाएगा कि अगर बॉडी में पानी की कमी हो गई तो गले को ऑर्डर देगा कि तुम सूखने लगो। ऐसा देखो कि मैं बहुत प्यास लग रही, तो ये यही करता है। पेट में एकदम से गुड़गुड़ाहट होती है भूख के कारण, ये ऑर्डर कौन देता है? हाइपोथैलेमस। है ना? किसी किसी को ऐसे ही हो जाती है, वो बात अलग, लेकिन जो असली में भूख लगती है ना तो ये हाइपोथैलेमस ऑर्डर देता है। अगला, अच्छा जितने ऑप्शन में लिखे सिर्फ वही अकेले लिखे। स्लीप साइकिल, जो हमारी बॉडी की स्लीप साइकिल होती है, इसको देखो दो चीजें मेंटेन करती है। एक हमने पढ़ा था, कौन सा ग्लैंड था? एक पढ़ा था कि सर्काडियन रिदम को करता था। तो बस, तो उसको ऑर्डर कौन देता था? हाइपोथैलेमस। मतलब वो क्या देखता है कि जहां भी तुम्हें अंधेरा दिखे तो ये समझ नहीं लगता था कि रात हो गई है, सोना है, बॉडी को रेस्ट का समय हो गया। तो ये होता कि हमको अंधेरा देख के क्यों नींद आने लगती, ये ऑर्डर देते पूरी बॉडी को कि अब अंधेरा रहता है तो अब हम रेस्ट की स्टेज में आ जाओ, ये चीज रहता है। तो हमारी जो स्लीप साइकिल होती है इसको भी ये रेगुलेट करता है। और क्या होगा इसका? हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, ये किसको ऑर्डर देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि आप बाकी सभी को रेगुलेट करो। तो ये पर्टिकुलर इसके फंक्शंस होते हैं, किसके? हाइपोथैलेमस के। इस प्रकार से बताना है आंसर सभी में, उसके पॉइंट से वो बताना कि किस प्रकार से होता है। क्लियर? अब दिखेंगे हम कॉपी, लिख तो आए हो, ये क्या लिखा होगा? देखो इन दोनों को तो कुछ नहीं कहेंगे, नए हैं बिल्कुल, तुम लोग की जो क्लास लेंगे। फिर है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू, स्ट्रेटेड, स्मूथ एंड कार्डिक मसल। इनके बारे में बताना है। तीन मसल्स होती है। सबसे पहले तुम्हें यह बताना कि जो मसल टिश्यू होता है वो होता क्या है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना कि ऐसा टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी की फ्रेमिंग करता है। ठीक है, ये तीन प्रकार का पाया जाता है कि जो लॉन्ग और नैरो रहते हैं, है ना, उसका बना रहता है, शेप का रहता है ना, एलोंगेटेड शेप का रहता है ना। फिर इसमें बता देना तीन प्रकार का होता है जो उनके फंक्शन के अनुसार बदलते रहते हैं।
सबसे पहले स्ट्रेटेड मसल क्या कहलाते हैं, जिनको स्केलेटल मसल भी कहते हैं। स्केलेटल क्यों कहते हैं, जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच रहते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल मसल कहते हैं। मतलब ऐसे सभी मसल जो हमारी बॉडी के वॉलेंट्री फंक्शन करते हैं। अगर हमें हाथ उठाना तो हाथ उठाएगा, ठीक है, चलना है तो चलने लगेंगे अपने हिसाब से, हम जिनको रेगुलेट कर पाते हैं, है ना। तो ऐसे सभी मसल्स जो खुद के द्वारा रेगुलेट होते हैं, मतलब जिनको खुद हम रेगुलेट करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, स्केलेटल, वॉलेंट्री फंक्शन करते हैं। फिर आ जाएगा नॉन स्ट्रेटेड। नॉन स्टेटेड में क्या आ जाएंगे, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को जो कैरी आउट करते हैं। मतलब कैसे कैसे नॉन वॉलेंट्री, एग्जांपल जरूर देना। बहुत अच्छे, रेस्पिरेशन हो गया, और डाइजेशन, और फूड पैसेज डाइजेशन में आएगा। तीसरा, बढ़िया, हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन आएगा। हार्ट बीट इसलिए नहीं आएगा, हम भी कहना है कि कार्डियक में चला जाएगा, ठीक है। तो और क्या डाल देंगे, जो हमारी बॉडी का होता है यूरिनेशन, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल को हम बाहर निकालते हैं, ये प्रोसेस अब अपने आप चलती रहती बॉडी में, है ना। तो ये अपन इसमें डाल सकते हैं, किसमें, नॉन स्टेटेड में। थर्ड वन इज कार्डिक मसल्स। ये कैसी मसल्स होती है, ऐसी मसल्स, ऐसी स्पेशलाइज्ड मसल होती हैं जो सिर्फ हार्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि हार्ट कभी थके ना। अब समझो, एक पॉइंट तुम लोग को वहां उस दिन नहीं बताया था, स्ट्रेटेड मसल्स होती, ये सबसे ज्यादा एनर्जी तुरंत फास्ट मूव कर सकती है। हमें तेज दौड़ना है तो हम तेज दौड़ सकते हैं, मतलब इनसे हम तेजी से काम ले सकते हैं। लेकिन इनके दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ये जल्दी थक जाती हैं, थोड़ी चले और हमें दर्द देना शुरू होने लगेगा। तो ये कैसी है, तेजी से काम तो करती हैं, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जल्दी होती है, और फटीग भी इनमें जल्दी हो जाता है। फटीग मतलब थकान, ठीक है, इनमें फटीग भी जल्दी हो जाता है, ठीक है। दूसरा है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, इसमें क्या हो जाएगा, आ, क्या नाम है इसका, विवेक, अंदर से फॉर्म एक है वो फिल कर चले जाना, ठीक है। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स ये क्या करती है, इनमें क्या होता है, ये काम स्लो करती है, इनको जल्दी नहीं रहती। हमने कहा था ना कि नेचर का काम हमेशा स्लो रहता है, लेकिन हमेशा टाइम पे रहता है। यही चीज है कि अपना काम धीरे धीरे करेगी, और साथ ही साथ क्या करेगी, लेकिन कभी भी थकेगी नहीं, नो फटीग। ये फास्ट काम कर सकती है, लेकिन थक भी जल्दी जाती है। ये स्लो काम करेगी, लेकिन कभी थकेगी नहीं। ये अपनी ऐसी रहती है, इनको थकेगी तो इंसान ही चला जाएगा, है ना। तो काम कैसा है, ये एक रेगुलर पीरियड में काम करती है, ना फास्ट कहेंगे ना स्लो कहेंगे। फास्ट करेगी तो दिक्कत है, स्लो करेगी तो दिक्कत, और थक गई तो सबसे ज्यादा दिक्कत, ठीक है। तो ये रेगुलर पीरियड में काम करती है, ना तेज ना स्लो, यूनिफॉर्मली काम करती है। कौन सी, आपकी कार्डियक मसल। समझ में आया, बताओगे कैसे। सबसे पहले इसमें बताया करो कि ये पाई कहाँ जाती है। तो इसको हमने बताया कि जितने भी स्केलेटन से अटैच रहती हैं, ये कहाँ पाएंगे, स्ट्रेटेड मसल्स पाई जाएंगी। हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वहां पे जो मसल पाई जाएगी वो कौन सी हो गई, नॉन स्ट्रेटेड। और ये कहाँ होगी, हार्ट पे, ये बता दिया। दूसरा इसका फंक्शन हमने बता दिया कि ये कैसे फंक्शन करते, ऑल टाइप्स ऑफ वॉलेंट्री फंक्शन, ठीक है। जैसे हम दौड़ रहे हैं, कुछ भी चीज उठा रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, ये सब आ जाएंगे। ये कैसे करेंगे, नॉन वॉलेंट्री फंक्शन। और ये कैसे करेगी, सिर्फ रेस्पिरेशन, या जो हार्ट को हम पंपिंग होती है, हार्ट की पंपिंग को सिर्फ ये देखती है, ये हो गया। तीसरा बता देना कि इनका मूवमेंट, ठीक है, कि इनमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है। ये क्या बता रहे हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन स्पीड। क्योंकि मसल होगी वो दो चीज करेगी, या तो रिलैक्स होगी या तो कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन स्पीड है इनकी, इसकी फास्ट होगी, इसकी स्लो होगी, इसकी रेगुलर चलेगी। ये बस अब आया समझ में, आंसर को किस तरह फ्रेम करना है, ये होगा। ठीक है, ये वाले
जो आपकी क्लास लगेगी कल वहां डिस्कस हो जाएंगे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। कल क्लास रहेगी अपने इकोनॉमिक्स के क्लास के बाद, ठीक है। इकोनॉमी की जो आपकी क्लास रहेगी कल, उसकी क्लास के बाद हमारी इसकी जाएगी साइंस की क्लास। कल 9 से रहेगी, आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये रहेगी, और फिर क्या चल रहा था अपना, साइंटिस्ट चल रहे थे, ठीक है, साइंटिस्ट और लैब्स चल रहे थे। लैब्स के बाद कल हम शुरू कर देंगे हमारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक को थोड़ा सा एनहेंस कर देंगे। अभी हम पीछे भी आ सकते हैं क्योंकि हमको हेल्थ भी पढ़ना है, लेकिन अभी हमने बायोलॉजी इतनी सारी पढ़ी है कि थोड़ी हौच पौच ना हो जाए। अभी अभी हमने याद किया है इतना सारा, फिर से वो टर्म्स आ जाएंगे, इसीलिए थोड़ा गैप लेने के लिए हम बीच में अभी कंप्यूटर के पोर्शन को डाल रहे हैं। कंप्यूटर का हो जाएगा, फिर से हम उसको रिकवर कर लेंगे। तो इस बहुत ज़्यादा बड़ा है अभी वो, साथ में रहेगा तो ज़रूर, लेकिन जो अभी तुम लोगों ने ये टर्म्स इसके याद रखे हैं ना, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो बहुत से लोगों के लिए नई है, तो वो हो जाएगा। तो थोड़ी सा वो क्या हो जाएगा, कर लोगे तुम लोग इसका, नो डाउट इतना याद कर लोगे, लेकिन वो है ना कि माइंड उसको रिटेन करने में थोड़ी उसको दिक्कत जाएगी। तो आईसीटी कर देंगे तो वो जल्दी करने लगेगा। छोटा सा टॉपिक है, हो भी जल्दी जाएगा, और फिर से हम उसमें बैकअप कर लेंगे, है ना, ऐसा कर लेंगे। शिट यार, कल हम पक्का बता देंगे, है ना। ध्यान से सबसे पहले वही समझाएंगे, फिर वो बता देंगे। एक और चीज, अभी आप लोग को एक फॉर्म मिलेगा, फीडबैक फॉर्म है, नाम किसी का मेंशन नहीं करना है अपना, सिर्फ उसको भर के वहां पे सबमिट करना है, ठीक है। ठीक है। प्लाज्मोलिसिस में, ठीक। देखो प्लाज्मोलिसिस कुछ नहीं है, इसका मतलब एक प्रक्रिया होती है, कोई सेल है, प्लांट सेल है, ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, यहाँ पे ये मटेरियल पाया जा रहा है, ठीक है। अभी इसमें पानी भरा है, यहाँ पे रहता है, मतलब जितना ये प्लांट सेल एक पानी रखता है उसने रखा है। समझो ये नॉर्मल वाटर में रखा है, ये नॉर्मल वाटर का है, नॉर्मल वाटर है, ठीक है। तो ये पानी को कुछ नहीं करेगा, ना बाहर निकालेगा ना अंदर लेगा। लेकिन अगर इसी वाटर में हम शुगर डाल दें या सॉल्ट डाल दें, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको वो बनाने के लिए, अपने लेवल का बनाने के लिए कि ये भी अच्छा डाइल्यूट बन जाए, तो ये अपने पानी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। तो जिसके कारण क्या होगा, ये अपने आप को श्रिंक कर लेगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का गैप है ना, ये कम हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। आसान भाषा में हम क्या कहेंगे कि जब भी किसी सेल को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर शुगर सॉल्यूशन, तो जो प्लांट के अंदर जो पानी रहता है वो बाहर निकल आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस।